नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया के दबाव में आई मोदी सरकार की 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। बात करेंगे वोटिंग लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की, विधानसभा उपचुनावों में हुए मतदान की, मोदी सरकार के खिलाफ सोनिया खड़गे की रणनीति की, साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे जमानत की राह देखते उमर खालिद की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वकील का दावा, आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान, नई दिल्ली में कुछ हिस्सों में रहेंगी पाबंदियां, बाकी पूरी दिल्ली में पाबंदियों का नहीं रहेगा असर। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को टीम की कमान, हार्दिक पांड्या को बनाया गया उपकप्तान। कि राहुल की टीम में हुई वापसी, टीम में 4 स्पिनर्स शामिल। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 152 अंकों की तेजी के साथ 65,780 पर हुआ बंद। निफ्टी 46 अंकों की तेजी के साथ 19,574 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी दलों ने जिस दिन से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, मोदी सरकार और बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के आगे वो बुरी तरह से पिछड़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार इंडिया नाम ही मिटाने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन ये कोशिश भी उस पर उल्टा भारी पड़ती दिख रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जून को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया था। उसके बाद से ही पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी इंडिया पर हमलावर है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इंडिया से बीजेपी किस कदर बौखलाई हुई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आज देश के नाम को लेकर बड़ा दावा किया। जयराम रमेश ने G20 बैठक के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के न्योते को लेकर कहा कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि पहले ऐसे राजकीय निमंत्रण पर प्रेसिडेंट और इंडिया लिखा होता था, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और एक के बाद एक कई बयान सामने आने लगे। कयास लगने लगे कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदले जाने का प्रस्ताव ला सकती है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि इंडिया से बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अपना नाम भारत रख ले तो क्या बीजेपी देश का नाम भारत से बदलकर कुछ और रख देगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो देश का नाम बदल सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ताधारी दल बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। जेडीयू नेता मनोज झा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोग इन्हें जल्द ही सत्ता से बाहर कर देंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन बने कुछ ही हफ्ते हुए हैं और आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिपब्लिक ऑफ भारत में बदलने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। इधर बीजेपी नेताओं ने कहा कि भारत कहने में हर्ज क्या है। इससे साफ है कि इंडिया को लेकर मोदी सरकार दबाव में है। इंडिया की बढ़ती ताकत से पीएम मोदी और बीजेपी मुश्किल में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की मुश्किलें जल्द कम करने वाला है। मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर पिछले 16 दिनों से सुनवाई जारी है। वहीं आज कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो अदालत में केंद्र और याचिकाकर्ताओं ने क्या रखा अपना पक्ष, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने जब से अनुच्छेद 370 को लेकर फैसला सुनाया है, तब से इसका विरोध किया जा रहा है। जहां एक तरफ घाटी से लेकर दिल्ली तक इस पर सियासत गरमा रही है, तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन तक दोनों पक्षों की जिरह सुनी और आज फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने संवैधानिक पहलुओं से लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दरअसल 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। अब इस मामले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। वहीं केंद्र ने कोर्ट को बताया कि अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का फैसला राष्ट्रहित के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए भी लिया गया था।
अटॉर्नी जनरल ने राष्ट्र की अखंडता के पहलू पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली पर जानकारी मांगी। इस पर केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहां पर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम अंतिम चरण में है। वहीं केंद्र के इस जवाब को लेकर विपक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट अनुच्छेद 370 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। 370 को लेकर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख, इस पर देश और दुनिया की नजरें हैं। नजरें तो आज सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश पर थी। विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, लोग जब वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंचते हैं तो उनका नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं मिलता है। इसे लेकर कई बार तो हंगामे के हालात बन जाते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या है कोर्ट के निर्देश, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावों के समय लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत वोटिंग लिस्ट को लेकर होती है। वोटिंग लिस्ट से अचानक ही नाम गायब हो जाते हैं। मतदाता जब पोलिंग बूथ पर पहुंचता है तब पता चलता है कि उसका नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं है, और ऐसा सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम समुदाय के साथ होता है। ऐसे में वोटिंग लिस्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से बिना जांच किए किसी का नाम अब नहीं हटाया जा सकता। किसी के कहने पर किसी भी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नाम हटाने से पहले नोटिस देना होगा, वेबसाइट पर इसे डालना होगा जहां लोग आसानी से अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देश भर में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब होने की खबरों के बाद दिया है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए हैं उनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय से हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के जगदीप चौकर ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ कर दिया है कि कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित नहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सपा तो इसे लेकर कोर्ट तक चली गई थी। पार्टी ने दावा किया था कि हर विधानसभा सीट पर करीब 10% अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया गया था, जिस कारण से पूरा चुनाव परिणाम ही बदल गया। मतदाता लिस्ट को लेकर कोर्ट के ये निर्देश बड़ी राहत लेकर आए हैं। राहत की सांस तो आज चुनाव आयोग ने भी ली है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। तो कितने फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब उसकी पहली परीक्षा का समय आ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। 8 सितंबर को काउंटिंग होनी है। सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है। झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 1-1 और त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोटिंग कराई गई है। सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में और सबसे कम यूपी की घोसी सीट पर हुई है। यूपी की घोसी सीट पर 54% के करीब मतदान हुआ, तो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर करीब 59%, झारखंड की डुमरी सीट पर 67%, केरल की पुतुपल्ली में 75%, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी में 79% और त्रिपुरा की धनपुर में 84%, बक्सनगर में सबसे ज्यादा 89% के करीब वोटिंग हुई। वोटिंग पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुई। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए गए, तो घोसी सीट पर सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हुआ है। घोसी सीट पर चुनाव दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते हुआ। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से भी कहा गया कि कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उपचुनावों को लेकर भी इंडिया और एनडीए आमने सामने है। इधर एनडीए को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। आज कांग्रेस ने 2 बैठकें बुलाई थी। एक तरफ सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ मीटिंग की, तो दूसरी तरफ खड़गे ने इंडिया गठबंधन के साथ बैठक की। तो क्या था इन बैठकों का एजेंडा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा संसद के विशेष सत्र को लेकर है। सत्र बुलाया गया है, लेकिन एजेंडा पूरी तरह से छुपा हुआ है। सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही है।
जयराम रमेश ने कहा कि ये पहला विशेष सत्र है जो बिना विपक्षी दलों के विचार विमर्श के लिए बुलाया जा रहा है। 5 दिन के एजेंडे में सिर्फ संसद की साइट पर यह दिखाया जा रहा है कि 18 से 22 तक गवर्नमेंट बिजनेस से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। ऐसे में क्या विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलेगा? तमाम मुद्दे विदेश नीति से लेकर सीमा की सुरक्षा के मुद्दे हैं। हम हर मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी ओर गौरव गोगोई ने बताया कि इसके अलावा दूसरे कई अहम मामलों पर भी चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से देश की आर्थिक समस्या को लेकर मंथन हुआ, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चर्चा की गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और मणिपुर में जो अभी अस्थिरता बनी हुई है उस पर भी चर्चा की गई। गौरव गोगोई ने कहा कि अडानी को लेकर विदेशी मीडिया और स्वतंत्र समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी ने भी पत्रकारों के सामने देश की चिंता को बताया है। सरकार क्यों जांच नहीं करा रही है? हम जांच को लेकर अपनी मांग पर कायम हैं, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी एजेंडे के चलते देश में कई जगह अस्थिरता के हालात हैं। नूह सहित देश के कई स्थानों पर टकराव के पीछे बीजेपी का एजेंडा है। 2024 में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ने वाला है। इधर एमपी में बीजेपी नेताओं की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। उमा भारती का दर्द तो उनके बयान में झलक ही रहा था और अब उमा के साथ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का दर्द भी सामने आ गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान 1 से 1.5 महीने में होना है। बीजेपी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुकी है। पूरे प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यह आशीर्वाद यात्रा भी विवाद में फंस गई। पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व सीएम उमा भारती को इस यात्रा का न्योता नहीं मिला तो वो नाराज हो गई। यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी अब नहीं जाऊंगी, पार्टी बुलाएगी तो भी नहीं जाऊंगी। बीजेपी उमा भारती को मनाती उससे पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की नाराजगी सामने आ गई है। इंदौर से लगातार 7 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाली सुमित्रा महाजन भी अपनी पार्टी से नाराज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो लोग सालों से बीजेपी में हैं और पार्टी के लिए काम करते आए हैं उन्हें पार्टी में इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की नाराजगी जायज है और इनमें मैं भी शामिल हूँ। साफ है, सुमित्रा महाजन ने अपनी नाराजगी का एहसास पार्टी को करा दिया है। महाराष्ट्र की इंदौर में जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले उनकी नाराजगी बीजेपी पर बहुत भारी पड़ सकती है। महाजन 16वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2014 से 2019 तक रहा, उसमें लोकसभा अध्यक्ष रही थीं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी में उम्र का हवाला देते हुए सुमित्रा महाजन को टिकट नहीं दिया था और महाजन ने भी पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है, जिसका बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसे कहते हैं नफरत। G20 के डिनर निमंत्रण कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर इंडिया गठबंधन से अपनी नफरत का इजहार किया गया है। सुना है जहाँ जहाँ इंडिया होगा वहाँ वहाँ अब भारत होगा। फिलहाल मोहब्बत की दुकान और नफरत का बुलडोज़र आमने सामने है और मुकाबला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात उमर खालिद की। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। 2020 दिल्ली मामले में यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो किसने उमर खालिद की जमानत पर लगाया अड़ंगा, देखते हैं ये रिपोर्ट।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद लंबे वक्त से इंसाफ की बाट जो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी उमर को और इंतजार करना होगा। हम आपको बता दें कि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी है और यूएपीए की कई धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, दंगा, गैर कानूनी सभा और अन्य आरोपों में जेल में बंद है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी जब पीठ को सूचित किया गया कि खालिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मौजूद नहीं है। कपिल सिब्बल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने बहस कर रहे थे। खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वो मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ लगातार संपर्क में था। शीर्ष अदालत ने खालिद की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान मामले को ये कहते हुए स्थगित कर दिया था कि मामले को गैर विविध दिन पर सुनवाई की जरूरत है। जिन मामलों में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता होती है उन्हें गैर विविध दिनों में लिया जाता है। इससे पहले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के फैसले से अलग होने के बाद खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन किया गया। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 18 मई को खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था और दिल्ली पुलिस ने 12 जुलाई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए और समय की मांग की थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।